नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 504 के यूनिट 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। और जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 505 के यूनिट 1 और यूनिट 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले या फिर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चन को किया था। अगर दोस्तों आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो सर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस नोटिफिकेशन का बेल आएगा उससे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए आज का जो भी यहाँ पे डीएलएड कोर्स 504 के यूनिट 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि गणित शिक्षा के विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, या फिर यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि गणित शिक्षा के विविध उद्देश्यों पर टिप्पणी करें। तो इन दोनों तरीके से आपसे जो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर नीचे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पे देखें तो लिखा गया है गणितीयकरण के लिए योग्यताओं को विकसित करना ही गणित शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। परंतु गणितीयकरण क्या है? गणित क्रिया का शाब्दिक अर्थ है गणितीय सूत्रों तक पहुंचना। सामान्य रूप से गणितीयकरण का संबंध गणित में विकसित अवधारणा, प्रक्रिया एवं विधि का ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग से है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी क्रियाकलापों तथा व्यवहार में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अपने आप को गणितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब हम उस व्यक्ति को यह कह सकते हैं कि उसने गणितीयकरण की क्षमता हासिल कर ली है। प्रारंभिक गणित शिक्षा के समान उद्देश्य अभिकलन एवं संरचना में सिद्धहस्त करने के अतिरिक्त गणित के उच्च लक्षणों की प्राप्ति का उद्देश्य होना भी गणित शिक्षा चाहिए। गणितीयकरण की क्षमता को विकसित करने के लिए जिसे गणित के उच्च लक्षणों के मुख्य आधार के रूप में देखा जाता है, शामिल क्षमताएं जैसे कि समस्या समाधान, स्वयं परीक्षणों के द्वारा समस्या का हल ढूंढना, अनुमानित एवं सन्निकटन, सुनिश्चित निर्धारण, प्रतिरूपों का उपयोग, दृश्यावलोकन, प्रस्तुतिकरण, तर्क और प्रमाण, राशियों में संबंध, गणितीय संवाद और सौंदर्यात्मक संवेदनाएं हैं। गणित के ऐसे उच्च उद्देश्यों के अंतर्गत छात्रों के अंतर्निहित संसाधनों को विकसित करना, गणितीय सोच एवं तर्क का विकास, अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से उनके अंतिम परिमाण तक पहुंचना तथा अमूर्त आयामों की व्यवस्था करना शामिल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि गणितीयकरण के अंदर क्या क्या चीज आता है। गणित सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को, अगर आपको मैथ का क्वेश्चन दिया गया आप उसे हल कर लिए, तो गणित सिर्फ वो नहीं है। गणित का उपयोग आपका हर एक जगह होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो हर एक जगह गणित का उपयोग होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग गणित का उपयोग करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति अपने सभी क्रियाकलापों तथा व्यवहार में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अपने आप को गणितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि गणितीय की क्षमता हासिल कर ली है। इसमें किसी कार्य को करने का ढंग तथा समस्या समाधान हेतु क्षमता और दृष्टिकोण विकसित करना शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप गणित का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से करेंगे, किसी भी समस्या का समाधान आप अच्छे तरीके से निकालेंगे, अच्छे तरीके से अच्छे दृष्टि से आप किसी चीज को देखेंगे और उसके ऊपर निष्कर्ष आप करेंगे। तो यही यहाँ पे गणित शिक्षा के विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्यों के बारे में दिया गया था। फिर देखें तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य पर प्रकाश डालें, यानी कि गणित शिक्षा का क्या यहाँ पे मेन उद्देश्य है उस पर आपको प्रकाश डालना है, यानी कि उसके बारे में आपको लिखना है। तो नीचे यहाँ पे देखें तो लिखा गया है गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य कक्षा कक्ष में प्रभावशाली अधिगम पद्धति की योजना बनाने में, सही विधि का डिजाइन करने में, पाठ्यक्रम शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने के लिए मार्गदर्शन करने में, मूल्यांकन पद्धति को तैयार करने आदि में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणित शिक्षा के बारे में इसका विशिष्ट क्या उद्देश्य, कहाँ कहाँ पे इसका उद्देश्य हो सकता है। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। यह वांछनीय है कि गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य को सुस्पष्ट, सटीक, क्रियान्वयन रूप और प्राप्त योग के रूप में लिखकर रखें। गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य निम्नांकित हैं। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि गणित शिक्षा का क्या यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यह सुनिश्चित करना कि गणित अधिगम की शुरुआत अच्छी हो, विषय के मूलभूत अवधारणा पद्धतियां स्पष्ट हो, गणित अधिगम के लिए प्रेम, विश्वास और रुचि का सृजन करना, गणित विषय में रुचि और आत्मविश्वास का विकास करना, सटीकता के लिए प्रोत्साहन देना, विद्यार्थियों को गणित को वर्तमान तथा भविष्य के जीवन से जोड़ना सिखाना। यानी कि अगर आप किसी बच्चे को गणित सिखा रहे हैं तो आप उसे यह भी बताएं कि गणित का आप आगे जो है किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, गणित जो आपके जनरल लाइफ में किस तरह से काम आ सकता है, और गणित के प्रति जो प्रेम और विश्वास और उसमें जो रुचि जो है बढ़ाए ताकि बच्चा उसमें रुचि ले और आगे भी उनको गणित पढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। फिर आगे दिया गया है विद्यार्थियों में नियमितता, अभ्यास, धैर्य,
स्वावलंबन और परिश्रम करने की आदतों का विकास करना, अन्य विषयों में गणित का उपयोग करना, गणितीय भाषा और चिन्हों से परिचित कराना, उच्च कक्षा के गणित अध्ययन के लिए तैयार करना, बच्चों को गणितीय प्रदर्शनी के लिए तैयार करना। तो जब आप गणित किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप उनको ये भी बताएं कि गणित का उपयोग अन्य विषय में जो भी अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें किस तरह से आपका गणित का उपयोग होता है, किस तरह से आप उसमें गणित का उपयोग कर सकते हैं, और गणित में जो भी चिन्ह दिए गए हैं उस चिन्ह का किस तरह से कहाँ पे उपयोग होता है, और उस चिन्ह को पहचानने के लिए सभी चिन्ह के बारे में उन्हें बताएं और बच्चे को इस तरह से तैयार करें, यानी कि बच्चे को इस तरह से आप गणित सिखाएं ताकि वो आगे आने वाले क्लास में अच्छे तरीके से गणित वहां पे सीख सकें। और नीचे फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि सम और विषम संख्या में किस तरह से आप अंतर बता सकते हैं। बच्चों के वास्तविक जीवन से आप जोड़ के आप कैसे बता सकते हैं कि सम और विषम संख्या में क्या अंतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी वस्तु के संग्रह को 2 बार समूह में बांटना, 3 अंकीय सम और विषम संख्याओं को पहचानना, सम और विषम संख्याओं में अंतर करना, सम और विषम संख्याओं का उदाहरण देना, वास्तविक जीवन में सम और विषम संख्याओं के उपयोग का उदाहरण। तो यहाँ पे आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं कि क्या सम और विषम संख्या में क्या अंतर है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के आप ये बता सकते हैं कि क्या इसमें अंतर हो सकता है। कुछ बच्चों के संग्रह को आप आपस में बांट के बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो ये सम संख्या हो गया, यहाँ पे 3 बच्चे हैं तो ये विषम संख्या हो गया। तो इस तरह से आप सम और विषम संख्या में अंतर बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय रिपोर्ट और दस्तावेजों में विद्यालय स्तर पर गणित की शिक्षा का क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। तो इसके लिए अगर नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति और विकास के द्वारा सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास का जो सपना देखा उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी उल्लेख किया है। इस शताब्दी में स्वचलन और साइमल्टेनियस के अविवार्य ने वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की और इसने गणित अध्ययन की तरफ विशेष ध्यान देने के लिए और अधिक आवश्यक बना दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रस्तावित किया कि गणित को एक ऐसे वाहन के रूप में सुदृढ़ करना चाहिए जिसमें बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और उसे तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में जो भी उसमें सपना देखा गया था तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति को लेके, तो उस चीज के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख किया गया। और इसमें जो मेन चीज जो प्रस्तावित किया गया कि गणित को एक ऐसे वाहन के रूप में सदृश करना चाहिए जिसमें कि बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और उसे तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। एक विशिष्ट विषय के अतिरिक्त इसे उस विषयों के साथ जोड़कर देखा जाए जिसमें विश्लेषण और तर्कशीलता का समावेश हो। यह महसूस किया जा सकता है कि गणित शिक्षण को एक ऐसे साधन के रूप में देखा जाने लगा है जो राष्ट्रीय विकास के लिए विद्यार्थी की योग्यताओं का विकास करे। इस विचारधारा को राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में भी इसे आगे बढ़ाया गया है, जहां पर अपेक्षा की गई है कि गणित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हो जो चिंतन और तर्क में आमूर्तनों की संकल्पना करने और उनका व्यवहार करने में, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने में उनकी सहायता करे। उद्देश्यों का यह व्यापक फलक उस प्रासंगिक और अर्थपूर्ण गणित को पढ़ाकर तय किया जा सकता है जो बच्चों के अनुभवों की गुत्थी हुई हो, जो गणित में सिद्धांत निर्माण और विचार सज्जित करने में सहायक हो। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 1986 में जो भी गणित के बारे में लिखा गया था उसमें जो भी कमी रह गया था, उसके बाद फिर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में उस चीज के बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया और फिर गणित के बारे में बताया गया कि किस तरह से गणित बच्चों को सिखाना है, किस तरह से जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए सिखाना है कि किस तरह से गणित का उपयोग करके वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर आगे देखें तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा और कक्षा के बाहर गणित शिक्षा के स्रोत और माध्यम क्या क्या होते हैं। यानी कि कक्षा में या फिर कक्षा के बाहर जो है गणित शिक्षा का क्या स्रोत है, क्या क्या माध्यम है जिससे कि स्टूडेंट गणित सीख सकते हैं, यानी कि जिससे कि विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं। तो नीचे अगर यहाँ पे देखें तो आंसर देखिए दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक को ही सीखना एकमात्र स्रोत मानते हैं। अधिकतर स्थितियों में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तक की सहायता लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि परीक्षा पत्र निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं और जो भी अध्यापक होते हैं वो भी इस चीज के बारे में उसे उत्साहित नहीं करते हैं कि आप पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी के पाठ्य पुस्तक से उनके क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए वो अपने पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ते हैं। कुछ प्रश्न मस्तिष्क में उठते हैं, क्या पाठ्य पुस्तक की ज्ञान प्राप्ति एकमात्र और अंतिम साधन है? क्या लेखक को बाल मनोवैज्ञानिक के बारे में ज्ञान है? क्या बच्चे के वातावरण को अध्ययन में रखा गया है? हमारे पास इन सब प्रश्नों और इन सभी प्रकार के अन्य प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं है, लेकिन हम पाठ्य पुस्तक को शिक्षण अधिगम का मुख्य स्रोत स्वीकार करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम का जो भी मुख्य स्रोत है वो हम लोग पाठ्य पुस्तक को ही मानते हैं कि जो भी सिलेबस के अनुसार से जो भी पाठ्य पुस्तक दिया गया है वही हमको पढ़ना है, उसी से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो उसी से पढ़ के हम पास कर सकते हैं। बच्चे सिर्फ अध्यापक से ही नहीं सीखते हैं परंतु वे अन्य बच्चों से बातचीत करके तथा अपने आसपास के परिवेश से भी सीखते हैं। विद्यार्थी अपने ज्ञान इंद्रियों जैसे कि सुनकर, देखकर, छूकर, सूंघकर या फिर चखकर सीखते हैं। ऐसे क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करते हैं वहां छात्र बेहतर तरह से सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि गणित सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चे अध्यापक से ही नहीं सीखते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो टीचर से ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वो आसपास के परिवेश से, एक दूसरे बच्चों से बातचीत करने से या फिर अपने ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके जैसे कि किसी चीज को छूकर, देखकर, सूंघकर या फिर चखकर भी सीखते हैं। और जो भी बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं वो उस चीज को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से उस चीजों को सीखते हैं। विद्यार्थी आसानी से सीखते हैं यदि अधिगम की प्रक्रिया रुचिपूर्ण, मनोरंजक हो, क्रियाकलापों में स्वतंत्र रूप से सोचने व भाग लेने के लिए अवसर मिलता हो तथा अधिगम प्रक्रिया उनके आसपास के परिवेश से संबंधित हो। उसके अतिरिक्त छात्र हर समय, हर जगह जैसे घर, बाजार, कक्षा के भीतर और बाहर, खेल के मैदान में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः हमारा उद्देश्य है कि विद्यालय में ऐसे आनंददायक, रुचिपूर्ण अधिगम वातावरण बनाए जिससे कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर सीखने के बीच दीवार ना रहे। विद्यालय में हम लोग इस तरह से वातावरण बनाएं, ऐसे आनंददायक और रुचिपूर्ण अधिगम वातावरण बनाएं जिससे कि कक्षा के भीतर या फिर कक्षा के बाहर सीखने के बीच कोई भी दीवार ना हो। बच्चे को हम लोग जो भी पढ़ाएं उस चीज को उसे रियल लाइफ से जोड़ के, एग्जाम्पल कुछ ना कुछ दे के उसको बताएं ताकि बच्चों को वो चीज सीखने में मजा आए। तो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया था कि कक्षा और कक्षा के बाहर गणित शिक्षा के स्रोत और माध्यम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से बच्चे अलग अलग माध्यम से गणित को सीखते हैं। तो यही यहाँ पे दोस्तों डीएलएड कोर्स 504 के यूनिट 3 के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बन रहे थे, तो जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। और आगे दोस्तों इसी तरह से हम लोग डीएलएड कोर्स 504 और 505 के जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले या फिर जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से करेंगे। और दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 504 के यूनिट 1 और यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को किया है। और डीएलएड कोर्स 505 के भी यूनिट 1 और यूनिट 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को वहां पे किया है। अगर दोस्तों आपने उन सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है, उन सभी क्वेश्चंस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां पे कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।